आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसके पहले विवाह की क्या स्थिति थी, मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह एक अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी और मुझे विश्वास था कि वह मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत मेहनती था, अच्छा काम कर रहा था और बहुत ही सुंदर था। वह परिवार का एकमात्र बेटा था। सभी उससे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह अजीब नहीं लग रहा था कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी ही तरह चिंतित थी। उसने कहा, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपनी जबान से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए हैं। मेरे बेटे की यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था और ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है मुझे दूल्हे के कमरे में होना नहीं चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है। काफ़ी सोफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी हो तो है। मैंने कहा, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा, आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी होना है। सभी रस्में हो चुकी थी, हर कोई नाच गाकर थक चुका था। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती थी। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल बाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातों बता दी और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाना गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रहने देना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई थी। मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ? वह थोड़ी घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैंने दुल्हन का हाथ थपा थपा कर बाहर आ गई। जब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए तो घर में बहुत सन्नाटा था। सब बहुत थक चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं तो सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और सुबह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों से बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, तुम अपने आप को संभालो। सब उसे संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया।
मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर पर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत तो बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ें टूटी होती या उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरेन कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई थी। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसके माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल से ही चलो, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं अपने घर जाऊंगी। मैं आपके भर एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई समाज रोक नहीं सकता, कोई कानून। में एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। यह तो पहले भी हो चुका था जब अरेन की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी विदा हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह एक अमीर पिता की बेटी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह अरेन को पसंद करने लगी थी और शायद इसलिए रिश्ता भी भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वह भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब इस लड़की को भी समझाया जा सकता है। लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए।